नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर टॉक। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। इन्फ्लुएंसर टॉक के हर एक एपिसोड में हमारी कोशिश होती है आपको कुछ ऐसे चेहरों से रूबरू कराने की, उनके जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं को पलटने की जो शायद उनके चाहने वालों से थोड़े से छुपे हुए हैं, या कहा जाए उन पर थोड़ा पर्दा गिरा हुआ है। वो सेलिब्रिटीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी होते हैं, सोशल इंडस्ट्री के भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने समाज को एक संदेश दिया हो। संदेश कि कभी भी हारना नहीं है, कितनी भी विपदाएं आ जाए जीवन में एक कोशिश करनी है, लड़खड़ाना है लेकिन कोशिश करनी है, और फिर जिंदगी की इस जंग को जीत जाना है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसा बेहद खास चेहरा हमारे साथ जुड़ रहा है जिन्होंने अपने जीवन को फिर से जीने की मिसाल देकर तमाम लोगों को जीने की एक सीख दी है, एक राह दिखाई है। हमारे साथ आज की खास मेहमान जुड़ रही हैं ऋतु सैनी। ऋतु, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने कीमती समय से हमको नवाजने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं ऋतु, और आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। और कुछ ऐसा ही मिजाज आपके जीवन का रहा है। बहुत सारे दुख तकलीफ होते हैं आज के वक्त में लोग, लेकिन बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। लेकिन आप उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने जीवन में इतना बुरा फेज देखा और उसके बावजूद भी हार नहीं मानी और दृढ़ संकल्प लिया कि फिर से जीवन की नई शुरुआत करनी है। लाइफ का पार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब एसिड अटैक या कोई भी क्राइम या किसी को कुछ एक कमेंट भी करता है तो वो बहुत टफ होता है और बहुत मुश्किल होता है उसको फेस करना। बट ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पता नहीं कहाँ से शक्ति आती है या कहाँ से वो पॉजिटिव लोग भी हमारे साथ होते हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो वैसे ही लोग मेरे साथ थे, मेरी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया और मैं छाव फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ तो छाव फाउंडेशन के मेंबर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं रही जितनी मुश्किल दिखती है। और ऋतु, अगर बात करें कि क्या हुआ था, वो हादसा क्या था जिसने एक ही पल में आपके पूरे जीवन को इस तरह से झुलसाया? अगर वो कुछ यादें अगर हम अपने तमाम दर्शकों के साथ शेयर कर पाएं, ना सिर्फ वो याद बल्कि उसके बाद फिर आपने किस तरह से जीवन की इस लड़ाई को लड़ा, हिम्मत कहां से आई, पहले वो बता दीजिए कि वो घटना क्या घटित हुई थी। 26 में 2012 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था और मेरे कजन ब्रदर ने मेरे ऊपर अटैक करवाया था। अच्छा। वो मेरे से लाइक करता था और मुझसे शादी करना चाहता था, या मेरे को उसने बोला था एक बार तो मेरे मामा की बेटी नहीं होती तो मैं तुमको भगा के ले जाता। ठीक है। तो इसका रिप्लाई करना मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैंने कभी उस तरीके से सोचा नहीं था या मैंने कभी समझा नहीं था, तो मैं कभी उसका कोई रिप्लाई नहीं दे पाई या मैं उस पे कोई टिप्पणी नहीं कर पाई। और मुझे नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ। उसने किसी से 1,25,000 रुपीज दी और मेरे ऊपर एसिड फिकवा दिया। और उसके बाद का जो सफर था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और वो लास्ट सांस तक उसके साथ ही चलना होगा। वो एक लंबा स्ट्रगल है लाइफ का। तो इतने सारे ऑपरेशन इतनी सारी चीजें लगातार लाइफ में चलती रहती है और मुझे लगता है कि वो लास्ट सांस तक नहीं रुकेगी। अभी तक मैंने 16 ऑपरेशन करा लिए हैं अच्छा। और ये बहुत टफ है। उसकी वजह से मैंने मेरी लेफ्ट आई को खो दिया है और मैं राइट से भी थोड़ा कम देख पाती हूँ। बट लाइफ को जीना इतना आसान नहीं बट इतना मुश्किल भी नहीं, मतलब बहुत अच्छे से चल रही है। आप जैसे लोग मेरे सपोर्ट में हरदम खड़े रहते हैं तो लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। अब ऋतु, वाकई में वो पल याद करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई दर्द उस समय ने देखे होते हैं। अब जब बात करते हैं, आपने कहा था राइट। कि बहुत सारे अच्छे लोगों का सपोर्ट आपको मिला, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छी हैं, इसीलिए आपके आसपास अच्छे लोगों का जमावड़ा भी रहा।
लेकिन क्या कभी आपने विश्वास किया था अपने कजन ब्रदर पर कि वो ऐसा कर सकता है? क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि सब जहां पर आपको सबसे कम उम्मीद होती है धोखा मिलने की, कई बार जब वहीं से धोखा मिलता है तो इंसान का शरीर, दिमाग, दिल सब काम करना बंद कर देता है। वैसा ही हुआ मेरे को भी। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था, और वो मेरे से 22 साल बड़ा था उम्र में, और मैंने उसकी गोद में खेला है, बच्चे की तरह उसने खिलाया है। मेरे पापा मम्मी की शादी में वो 12 साल का था, और हम 5 सिबलिंग से और मैं सबसे छोटी हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मेरे बड़े भाई की शादी 22 साल में हो गई थी, तो वो उस टाइम पे शादी हुई होती तो मेरे जितने उसके बच्चे होते। हम्म। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, मेरे मन में ख्याल भी नहीं था। वो कहते हैं, वो आपने सही कहा है, दिल दिमाग और कुछ सोचना ऐसा ब्लैंक हो जाता है सब कुछ। हम्म। बट मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आया कि कैसे हुआ, क्या हुआ, हाँ। और उसके दिल और दिमाग में ये कैसे आया सब कुछ। तो बहुत मुश्किल था इससे बाहर निकलना, ठीक। पर नामुमकिन कभी नहीं रहा। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आलोक जी और आशीष जी ने इस फाउंडेशन को स्टार्ट किया था, छाव हम्म। फाउंडेशन को। उन्होंने मेरी बहुत काउंसलिंग किया, तो उसकी वजह से ही मैं मतलब इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाई, या मैं ठीक। लोगों से फिर से वैसे ही मिलने लगी जैसे पहले मिलती थी। ठीक। लेकिन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऋतु कहाँ से मिल रही थी? कहते हैं ना कि धधकते शोलों के बीच भी अगर एक आशा की किरण अगर मिल जाती है तो वो शोले फूलों में तब्दील हो जाते हैं। तो वो आशा की किरण छा फाउंडेशन तो थी आपके साथ, माता पिता का साथ, अपनों का साथ भी रहा होगा, जिन्होंने इस पूरे ब्लैक फेज से आपको खींचकर बाहर निकाला। जितनी मेहनत उन्होंने आपने की, उतनी ही मेहनत वो भी करते नजर आए आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए। जी। अम, मेरी फैमिली और फाउंडेशन ने सपोर्ट किया, और एक होता है ना, मैं स्पोर्ट्स प्लेयर रही हूँ, और अच्छा। मैंने वॉलीबॉल खेला है स्टेट लेवल पे हाँ। हरियाणा से। तो वो होता है ना, स्पोर्ट्स प्लेयर का एक जज्बा होता है। मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड मेरा वैसा ही है, मेरे सब भाई बहन स्पोर्ट्स में रहे हैं। जी। तो मेरे को आज भी बहुत रुचि है। मैं वॉलीबॉल कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट मैं अभी कराटे सीखती हूँ। तो मेरी लगातार मतलब रहता था कि एक कमरे में बंद नहीं रहना है, बाहर निकलना है। कैसे निकलना है मैं नहीं जानती हूँ, क्या होगा कैसे होगा। सोशल मीडिया से मैं बहुत दूर थी, मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पास कोई फोन नहीं था, एंड्रॉयड फोन की तो बात ही दूर है, मुझे एंड्रॉयड फोन चलाना तक भी नहीं आता था। 2014 तक मैं कह रही हूँ, ठीक। 2014 तक मैं एंड्रॉयड फोन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। हम्म। वो कैसे मिलाया जाता है, फोन कैसे कटता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरे अटैक से पहले मेरे पास कोई कीपैड फोन भी नहीं था। हाँ। तो ये बहुत टफ था, बट मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया है। हम्म। मेरे स्पोर्ट्स ने वो मेरे अंदर वो शक्ति देके रखी, या पता नहीं, एक इंसिडेंट होने के बाद कहाँ से वो एक शक्ति आती है जो आपको थामे रखती है कि नहीं, आगे चलना है, आगे बढ़ना बिल्कुल। है। वो थोड़ा टफ होता है, बट एक होता है ना कि बैकबोन बने हुए कोई पीछे खड़ा है। वो मेरे पेरेंट्स खड़े थे, उसके बाद मेरे फाउंडेशन वाले थे, हम्म। जिन्होंने मुझे लगातार सपोर्ट किया, और आज मैं यहाँ। और अब जब जीवन एक 360 डिग्री का टर्न ले चुका है तो किस तरह से आप अपने जीवन को आगे सार्थक बना रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि आप एक फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार कोशिश कर रही हैं उस फाउंडेशन के माध्यम से कि तमाम ऐसे लोग जिन पर एसिड अटैक हुआ है उनकी जिंदगियों को भी संवारा जा सके। तो जिंदगी कैसे कट रही है इस वक्त? मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ मेरे पेरेंट्स की और भगवान की। मैं गॉड में ट्रस्ट रखती हूँ। तो मैं इस दुनिया में आई, और वो पहले वाला लाइफ ठीक है, चल रहा था, फैमिली थे, रिलेटिव्स थे, मेरा स्कूल था, मेरा गेम था, बस मैं वहीं तक सीमित थी। और मैं सोसाइटी में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, किसके साथ बहुत गलत हो रहा है, किसके साथ ठीक हो रहा है, मैं कुछ भी समझ नहीं पाती थी उसको। पर मेरे अटैक के बाद मुझे समझ आया कि कौन अपना है और कौन पराया है, अच्छा। कौन कैसे सोशल वर्क होता है, कैसे चीजें होती है, क्या होता है, सुकून क्या है। तो मैं फाउंडेशन में आने के बाद अभी मैं बोर्ड मेंबर हूँ छाव फाउंडेशन की, एंड अच्छा। मैं मेडिकल वाला पार्ट देखती हूँ, जिसमें मैं अलग अलग सर्वाइवर्स को हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, डॉक्टर से मीटिंग करना, उसका ट्रीटमेंट प्लान कराना या करना,
उनका कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो मैं सब देखती हूँ। तो मुझे सुकून मिलता है कि एटलीस्ट मेरे को जिस टाइम पे जिस मदद की जरूरत थी, वो मेरे पेरेंट्स ही बन के खड़े रहे मेरे लिए। पर हाँ, उनको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि करना क्या है। ठीक। बट आज मुझे उस चीज के बारे में पता है, क्योंकि मैंने उस चीज को फेस किया, उस पेन को फेस किया है। हम्म, और मैं उनको मदद कर पाती हूँ, मैं उनको हॉस्पिटल तक ही लेके जा पाती हूँ। तो मेरे को ही वो बहुत सुकून देता है कि मैं हम्म। किसी की मदद कर पा रही हूँ। इस दुनिया में आना मेरा सक्सेसफुल है कि मैं किसी को मदद पहुंचा पा रही हूँ, यानी कि ज्यादा नहीं तो ये थोड़ी माना ही जाए सही। कि एक मिशन मिल गया है आपको अपने जीवन को गुजारने का, कि आखिरकार कि ये मेरा मिशन है और इस मिशन के माध्यम से कई लोग हैं जिनके जीवन को संवारना है। लेकिन समाज का सहयोग कैसा है ऋतु? कहते हैं ना कि कई बार जब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है तो समाज बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन जब कुछ अलग घटित हो जाता है तो समाज का जो आपका फेस ऑफ होता है, जो नज़रिया होता है, वो भी बदलता है। समाज का नज़रिया बदला? स्टार्टिंग में जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था, तो सोसाइटी का जो रवैया रहता है, सबको पता है कि वो सपोर्ट नहीं करती है, बहुत अलग उसको समझते हैं, उसको उसे बात करना नहीं पसंद करते हैं, या उसके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं, उसको बहुत अलग अलग एक सोसाइटी का एक अलग पार्ट समझ लिया जाता है। तो वैसा ही मुझे भी समझा गया। बट मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और जब मैं फाउंडेशन के साथ 2014 में ज्वाइन किया, तो उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और पता नहीं ये मेरे साथ कहाँ से है, ये हम्म, बहुत पहले से है कि मुझे कुछ करने का मौका मिलता है तो मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। ठीक। चाहे वो मुझे कुछ भी करने का मौका मिले, मैं करूंगी, या हम्म, मेरे वो काम का है या नहीं है मुझे नहीं पता। बट मैं कर रही हूँ, वो कहीं तो यूज हो सकता है, वो ठीक। स्किल कहीं यूज आई जाएगी कहीं ना कहीं। हम्म, तो मैं सीखने में बहुत बिलीव रखती हूँ। हम्म, तो जब मैं फाउंडेशन में आई, तो मुझे कुछ भी करने का मौका मिलता, मुझे किसी से बात करने का ही मौका मिल रहा है तो मैं बातें करती थी, ओके। मुझे किसी की मदद करने का मौका मिलता था तो मैं मदद ही करती थी, या मुझे कहीं हाँ, जाने का मौका मिलता था तो मैं जाती थी, मुझे अपने फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था तो मैं उसके बारे में बताती थी। तो वैसा ही करते 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 मैंने एक अकीरा मूवी आई थी, सब नाम जानते होंगे, तो मैंने अकीरा मूवी में काम किया। फिर मैंने अच्छा। अभी हाल ही में छपाक मूवी में काम किया था। फिर मैंने कपिल शर्मा के शो में गई। फिर मैं जो मसूरी में आईएएस ऑफिसर्स की एकेडमी होती हम्म, है, जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेके अपने अपने पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट, अलग अलग सिटी में जाते हैं, बिल्कुल। उनका मैं एक ट्रेनिंग सेशन लेने जाती हूँ कि वो आप अपने अपने सिटी में जाके एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, या वो क्या मदद पहुंचा सकते हैं, फिर हम्म, उनके हाथ में पावर होती है। हम्म, तो इतनी सारी चीजें जब होने लगी, मैं अच्छाओं को रिप्रेजेंट करने लगी, मैंने टेड टॉक्स किए, या मैंने अपने देश में नहीं अपने देश के बाहर हम्म, भी मेरे फाउंडेशन को रिप्रेजेंट किया। तो इतनी सारी चीजें जब जिंदगी में होने लगी, एज अ शो स्टॉपर मैंने बहुत सारे रैंप वॉक किए। वाओ। तो जब ये सब चीजें होने लगी, तो वो सोसाइटी के जो लोग थे, जो मेरे से हाँ, बात नहीं करना चाहते थे, हाँ। वो दोबारा से सामने आए, और वो मेरे से मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, वो मेरे को कॉल या मैसेज करते हैं। ये मेरे ये मेरा और आई एम जज्बा या डैम मेरा श्योर रितु, काम उनमें से कहता कुछ है। लोगों ने ये स्वीकार किया होगा कि उनका जो रवैया बदला था वो उसके लिए काफी शर्मिंदा भी रहे होंगे उस समय पर। और अब जब सब चीजें बेहतर हो गई बिल्कुल। हैं, राइट ट्रैक पर हो गई हैं, तो वही सब आपके लिए तालियां बजाते नजर आते हैं। लेकिन ऋतु, जब हम समाज की हम बात करते हैं तो एक सवाल उठता है कि जब भी हम एसिड सर्वाइवर से हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा था, कई बार ज्यादातर लड़कियों का ये कहना होता है कि अगर शायद खुलेआम बाजारों में एसिड नहीं बिकता तो शायद ये दुर्दशा भी उनकी नहीं होती। हाल फिलहाल में आपने दिल्ली में भी एक केस देखा होगा जहां पर सुबह सुबह भोर एक लड़की पर कुछ लड़के एसिड अटैक फेंक कर चले जाते एसिड फेंक कर चले जाते हैं। उसके बाद खूब हो हल्ला होता है, खूब मीडिया शोर शराबा करती है, और उसके बाद पता चलता है कि वो जो लड़कों ने एसिड फेंका वो फ्लिपकार्ट से उन्होंने ऑर्डर कर लिया था। इट वॉज सो इजीली टू परचेज एसिड अटैक थ्रू अ सोशल नेटवर्किंग साइट। डू यू पर्सनली बिलीव कि सबसे पहले एसिड की बिक्री पर ही टोटल बैन लगा देना चाहिए, ना दुकानों पर, ना कहीं पर नहीं होना चाहिए? शायद सबसे पहले जैसे ही ये बैन होगा टोटली हर एक स्तर से, बहुत सारी चीजें तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि खुलेआम एसिड नहीं बिकना हाँ, चाहिए। हम लोगों ने हाल ही में भी एक शूट एसिड करके कैंपेन किया। हमने नोएडा में बहुत सारे एरिया कवर किए, और हमको
बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एसिड मिला, और अभी भी हम लोगों के पास वो एसिड है। हमारे पास बहुत सारी वीडियो है, आज भी खुलेआम एसिड बिक रहा है, आज भी एसिड अटैक हो रहे हैं, सब चीजें वैसी ही है जैसे हो रही थी। आप सब जगह से बैन भी कर देते हैं, वो तो पहले भी आया ही है ना, आप सब जगह से बैन कर दीजिए। आपने फिर एक और केस के बारे में सुना होगा कि किसी ने ऑयल को गर्म करके किसी के ऊपर डाल दिया था। बिल्कुल। तो जब ऐसी सी घटनाएं होती रहेंगी लगातार सोसाइटी में, ठीक है, एसिड एक वेपन की तरह यूज करे, पर कोई ऑयल खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसकी मेंटेलिटी ही वैसी हो गई है, या जिसको किसी को हार्म करना ही है, जिसको किसी को नुकसान पहुंचाना ही है, वो किसी भी हाल में पहुंचा के रहेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में ये एड ऑन नहीं है, कभी कभी बताया नहीं जाता है कि एसिड के बारे में, या कभी भी बच्चों को अवेयर नहीं करा जाता है किसी भी क्राइम के बारे में, या सेक्स एजुकेशन के बारे में कभी नहीं बताया जाता है। हमारे कॉलेजेस में कभी बात नहीं होती है, या हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के कितने सारे वो है, या आंगनबाड़ी, या बहुत सारे मतलब सेंटर्स चलते हैं, उनमें कभी नहीं बताया जाता है, या सोसाइटी को भी कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो कैसे लोगों की मेंटेलिटी में है, लोगों की सोच में एसिड भरा है, अब जब फिर आपकी सोच आपने इतनी अपने खराब है तो कंधों पर कुछ कैसे भी बीड़ा होता उठाया रहेगा। है समाज को जागरूक करने के लिए, युवाओं को ये बताने के लिए कि जीवन की सही राह क्या है। अगर कहीं से आपको नो भी सुनने को मिलता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हियर फ्रॉम समवन नो, मगर लोग कहते हैं कि जब नो सुनते हैं, नहीं सुनते, तभी वो आवेश में आते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो आप कैसे जागरूक कर रहे हैं अपने माध्यम से, अपने फाउंडेशन के माध्यम से, या आपके अपने उन लोगों के माध्यम से, कि अगर कोई सामने वाला ना भी कहता है तो एसिड या तेल जैसी चीजें नहीं उठा लेनी है? सर मैं ये तो नहीं कह सकती कि हम कितने लोगों को अवेयर कर पाए, या मैं कितने मेरे पास उसकी क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी तो नहीं है, हाँ। बट मैं ये कह सकती हूँ कि पहला छाव फाउंडेशन ही था जिसने एसिड अटैक के मुद्दे पे काम करना शुरू किया था, जिसने एसिड अटैक के बारे में बातें करना शुरू किया था। और आज आप एसिड अटैक के बारे में आप अवेयर हैं। मैं मुझे जो भी सुन रहा है या मुझे जो भी सुनेगा, मैं उनकी भी बात नहीं कर रही, सिर्फ आपकी और मेरी बात कर रही हूँ। ठीक है। आप कहीं ना कहीं से सुन के अवेयर हुए तो काम तो कर रहे हैं फाउंडेशंस, या वो छाव फाउंडेशन हो या कोई भी हो, काम तो काम हो रहा है, और काम सोसाइटी में जा भी रहा है, पर वो कितनी स्पीड से जा रहा है वो आप में और हम में कमी है। क्या हम लोग बातें नहीं करते हैं, या हम लोग बताते नहीं हैं, या मैंने सुन लिया बस वो बातें मेरे तक ही है, मैं आगे कभी नहीं पहुंचाती हूँ। तो ये एक कमी है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस की आज भी कमी है। हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचते हैं, या हम स्कूल कॉलेजेस में जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बातें करते हैं, या हमने एक 2 मिनट अवेयरनेस कैंप भी किया था। हम अलग अलग पब्लिक प्लेस में जाते थे, वहां पे एसिड किसी के ऊपर कोई डाल देता है, उसको उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में बताते थे, या लोगों को अवेयर करने के लिए हम लगातार बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो वही एक जरिया भी है। तो मैं कह सकती हूँ कि 100% में से 20% ही इस देश में, 20% भी ज्यादा हो गया होगा, लोग अवेयर है। आज भी 80% बेटर लोगों को देन अवेयर करने नथिंग की ज्योति। आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले कि हम कार्यक्रम का समापन करें और आपसे अलविदा ले, एक छोटा सा मैसेज तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि सबके जीवन में दिक्कतें आती, परेशानियां होती हैं, लेकिन हर कोई आपकी तरह इतना मजबूत दिल नहीं होता कि फिर से खड़ा हो जाए और जिंदगी को उसी फोर्स के साथ आगे बढ़ाए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगी जिनकी जीवन में जरा सी भी दिक्कतें आती है तो वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि लड़की हो या लड़का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है सबकी लाइफ में। हम कभी पीरियड्स के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम कभी किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करते हैं, हम अपने भाई के सामने बात नहीं करते हैं। पीरियड्स में कितना पेन होता है, एक रेप हो जाता है तो कितना पेनफुल है, किसी के ऊपर एसिड अटैक होता है तो कितना कितना पेनफुल है। हर एक क्राइम बहुत पेनफुल है। तो मुझे लगता है कि गर्म पानी की बूंद गिरती है तो वो कितना पेन देता है। बिल्कुल। तो सोच के देखिए कि एक छोटी से छोटी चीज दर्द देती है, तो
किसी के ऊपर एसिड फेंक देते हैं या किसी का रेप कर देते हैं या करवा देते हैं, तो वो कितना पेनफुल है और उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और एक लड़की पे नहीं, एक लड़के पे नहीं, पूरी फैमिली पे उसकी पूरी फैमिली सरवाइव कर रही होती है। तो ये बहुत ज्यादा टफ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं, तो पहले अपनी सोच को बदलिए, अपनी फैमिली की सोच को बदलिए, फिर सोसाइटी में जाइए, फिर सिटी में जाइए, विलेजेस में जाइए, फिर अपने स्टेट को एक एक क्राइम फ्री बनाने की कोशिश करिए। या कोशिश नहीं, आप कर सकते हैं यार। आज के युवा लोग क्या नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि इस महीने मेरे को इतनी सैलरी वाली जॉब चाहिए या मुझे इतना कमाना है। वो अपनी कंपनी में भी काम करता है, वो स्विगी जोमेटो भी करता है, वो बहुत सारी चीजें कर रहा होता है क्योंकि उसको इतना पैसा मंथली अर्न करना होता है। क्या आप एक प्लेस ले लेंगे कि मुझे कहीं भी कुछ गलत होता हुआ देखेंगे तो वो मुझे रोकना है? क्या नहीं? क्या कितने लोगों को आप सेव कर सकते हैं, कितने लोगों को आप बचा सकते हैं, कितने लोगों तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि एक हाथ थामने की जरूरत है और अपनी सोच चेंज करने की जरूरत है। सब कुछ बहुत ज्यादा इजीली बदल सकता है। और लाइफ में कुछ परेशानियां होती है तो आप कभी पीछे मुड़ के मत देखिए, सामने चलते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर नजरिया बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने पूरे जीवन संघर्ष को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और एक नए जोश के साथ जीवन का फिर से आगाज करने का जो मूल मंत्र है वो बताने के लिए। तो ये थी हमारे साथ हमारी आज की खास मेहमान ऋतु सैनी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार जीवन ने जब 360 डिग्री का टर्न लिया उसके बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, एक नया संकल्प लिया और जीवन को फिर से शुरू किया। बहरहाल ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम इन्फ्लुएंसर टॉक। फिर मुलाकात होगी किसी और एक खास चेहरे के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।